हेलो गाइज, जय हिंद, जय भारत एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत मैं ऑलरेडी अपना 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं, जिसके अंतर्गत जो मेरा लास्ट लेक्चर था वो था रिगार्डिंग एटॉमिक मॉडल्स। तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने ऑलरेडी जे थॉमसन्स मॉडल पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट किया था। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल इन रदरफोर्ड मॉडल, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था गोल्ड फॉइल इसके एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? अब बच्चों, जो बच्चे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा था बच्चों कि जब गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब अल्फा पार्टिकल का जब स्कैटरिंग कराया गया एक गोल्ड थिन शीट से, तो वहाँ पे ये देखा गया कि भाई जो अल्फा पार्टिकल से तो जो एटम था, तो एटम का जो मोस्टली जो पार्ट था उससे वो क्या स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली पास कर जा रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि मीन्स वन पार्टिकल इन 20,000 ऐसे थे जो जिनका 90 डिग्री से मोर डिफ्लेक्शन हो रहा था। उसी में से कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो जिनका रिबाउंड हो रहा था। मीन्स करने का मतलब कि जिनका जो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे थे, मीन्स जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वो वापस आ गए थे। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का था या जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का था, तो इसके जितने भी जो ऑब्जर्वेशन आए, जिन्होंने रदरफोर्ड साहब और उनके साथ उनके 2 असिस्टेंट भी थे जिन्होंने इसे किया था, तो इनके जो ऑब्जर्वेशन है और फिर जो रिजल्ट आए, तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट को मिलाकर एक कंक्लूजन निकाला। किन्होंने? रदरफोर्ड साहब ने। कब? 1911 में, जिसे इन्होंने बोला रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि भाई ये अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स है और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल रेज निकल रहे हैं। क्लियर है? ये अल्फ़ा पार्टिकल रेज निकल रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, और यहाँ पे एक एटम है। क्लियर है? तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि भाई ये जो है यहाँ पे जो सेंटर है, तो जैसे जैसे हम माने सेंटर के अलावा जो दूसरे जो पार्ट थे वहाँ से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल रेज थे वो डायरेक्टली इसको पास कर जा रहे थे स्ट्रेट लाइन में, इसी तरह। क्लियर है? इस तरह से पास कर जा रहे थे। क्लियर है ना? और जब हम सेंटर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे क्या देखा गया था बच्चों? यहाँ पे सम डिफ्लेक्शन देखा गया था, मीन्स मोर देन 90 डिग्री। इस तरह से ये जो पार्टिकल थे यहाँ से इस तरह से, और इसी में से कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो एकदम जो सेंटर से जो डायरेक्टली जिनका कोलिजन हो रहा था वहाँ से वो क्या कर रहे थे बच्चे? जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वो लौट गए थे। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा था कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग में 3 तरह का ऑब्जर्वेशन देखा था। एक ऑब्जर्वेशन देखा था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल जो रेज है वो विदाउट डिफ्लेक्शन वो डायरेक्टली एटम से के थ्रू वो पास कर जा रहा है बिना किसी डिफ्लेक्शन का। और फिर हम लोगों ने देखा था कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल है उनका 90 डिग्री से ज़्यादा में डिफ्लेक्शन हो रहा था, और कुछ हम लोगों ने देखा कि वो डायरेक्ट रिबाउंड कर रहे थे या रिट्रेस कर रहे थे अपने पाथ को। तो इसी पाथ को ऑब्जर्वेशन को लेकर जो रदरफोर्ड साहब ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, वो दिया था बच्चों किस किस पार्ट में? उन्होंने पोस्टुलेट दिया उन्होंने न्यूक्लियस पार्ट का, और दूसरा पोस्टुलेट दिया उन्होंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का। फिर उन्होंने आगे जाके थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, मीन्स कि भाई जो मैंने फिर हम लोग ये भी फिर आगे जा चलकर हम ये भी देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल है, तो भाई उनका जो पोस्टुलेट था, तो ऑन द पोस्टुलेट रदरफोर्ड्स पोस्टुलेट कैसे उनका एटम के बारे में उन्होंने स्टेबिलिटी को डिफाइन किया। ठीक है ना? जो बाद में जाकर वो फेल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो दिया गया कब बच्चों? 1911 में। अब यहाँ पे इन्होंने बोला बच्चों कि भाई हम लोगों ने तो यहाँ तो देख लिया, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई एक एटम है। क्लियर है? अब एटम का जो सेंटर पॉइंट है
ठीक है ना। जो एटम का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। क्लियर है। अब ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट था बच्चों, ये अगर एक एटम है और मैं अगर इसे न्यूक्लियस को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसे इस तरह से, तो इसके जो बाहर का जो स्पेस, जो इसकी जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारा स्पेस, क्लियर है। तो इसको इन्होंने बोला बच्चों कि ये क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व करते रहता है किसके, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रिवॉल्व करते रहता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो अगर हम अपने सोलर सिस्टम को लें, जहाँ पे जैसे सन को अगर हम न्यूक्लियस मान लें और जो प्लैनेट हैं, तो चाहे वो अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, जिस तरह से रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। क्लियर है। तो इसी को इन्होंने क्या बोला बच्चों, सोलर सिस्टम, या फिर इसी को इन्होंने क्या बोला, इसी को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी क्या एक बोला गया बच्चों, सोलर सिस्टम मॉडल। और न्यूक्लियर मॉडल। क्लियर है। तो हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक जो मॉडल है उसको हम अदर्स नेम से भी जानते हैं, क्या क्या है बच्चों, सोलर सिस्टम मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल। ओके। तो चलो हम लोग देखते हैं कि जब रदरफोर्ड साहब ने जो पोस्टुलेट अपना दिया तो कैसे दिया। क्लियर है। तो उन्होंने जो फर्स्ट जो पोस्टुलेट दिया था बच्चों, वो क्या था, न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट। मीन्स क्या कि भाई जो एटम होगा, ठीक है ना, तो एटम का जो सेंटर पॉइंट होगा, क्लियर है, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी जो मासेस होंगे, जिस एटम के जिस पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड होंगे और जितने भी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं जिस एटम के जिस पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियस बोलेंगे। तो उसी को यहाँ पे इन्होंने दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, एटम कंसिस्ट्स ऑफ मैसिव पॉजिटिव चार्ज इन इट्स सेंटर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्लियर है। अब फिर भाई, अब इन्होंने बोला कि भाई जो न्यूक्लियस है वो तो बहुत स्मॉल साइज है विथ कंपेरिजन टू एटम साइज। तो उन्होंने यहाँ पे भी उसे डिफाइन किया कि भाई न्यूक्लियस साइज इज़ वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू एटम साइज। तो हम सब जानते हैं कि जो एक एटम होता है, क्लियर है ना, तो उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है बच्चों, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में होता है। और जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है बच्चों, 10⁻12 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। तो इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया। क्लियर है। फिर उन्होंने बोला थर्ड पॉइंट जो बोला कि ऑलमोस्ट क्यों हम यहाँ पे कम्प्लीटली या होल क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई जो एटॉमिक मास होता है, क्लियर है ना, वो क्या होता है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आज के टाइम में जानते हैं। क्लियर है ना। बट उस टाइम में भी ये जो न्यूट्रॉन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, तो वहाँ पे जो बोला गया है बच्चों कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस टाइम में भी यही कॉन्सेप्ट था जो आज हम जानते हैं। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने के होता है बच्चों, 10⁻31 किलोग्राम का रेंज में होता है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितने होता है बच्चों, 10⁻27 किलोग्राम का रेंज में होता है। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं। इसीलिए बट कुछ तो मास है, बट विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इसीलिए हम लोग यहाँ पे होल मास कंप्लीट न करके क्या हम बोलते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं ऑलमोस्ट ऑल मासेस। क्लियर है। तो ये दिया उन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे। फिर थर्ड जो पॉइंट था बच्चों, उन्होंने जो बोला कि न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इनसाइड इट। अब यहाँ पे आप ध्यान दो,
यहाँ पे प्रोटॉन नहीं बोला जा रहा है भाई। बहुत टाइम में एक कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटॉन का जो डिस्कवरी का श्रेय बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई ये गोल्डस्टीन साहब को बोला जाता है, बट ये सही नहीं है क्योंकि ये मॉडल दिया गया 1911 में, और जो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है एक्सपेरिमेंटली और रदरफोर्ड साहब को जाता है कब, 1919 में। गोल्डस्टीन साहब ने पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में बताया था, बट उसका जो स्पेसिफिक नेम है जिसे हम आज के टाइम में प्रोटॉन जानते हैं वो एक्सपेरिमेंटली कब प्रूफ हुआ था बच्चों, 1919 में। क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटॉन वर्ड यूज ना करके हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इनसाइड इट। हम कब ये बातें कर रहे हैं, हम ये बातें कर रहे हैं 1911 में। ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवरी कब हुआ था बच्चों, 1919 में। क्लियर है? तो ये पार्ट इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट का। फिर उन्होंने दूसरा जो पार्ट बोला बच्चों कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मीन्स न्यूक्लियस के अलावा एक एटम के अंदर जो भी स्पेस है, क्लियर है, जो भी अदर्स पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर है? तो इस रिस्पेक्ट में इन्होंने अपना क्या पोस्टुलेट दिया कि स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस आउटसाइड द न्यूक्लियस इज ENP मीन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर है? उसी प्रकार फिर इन्होंने दूसरे में क्या बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंतर्गत कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट्स इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो बोथ आर सेम, क्योंकि भैया 1897 में क्या हो चुका था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका था। फिर उन्होंने फर्दर क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ जस्ट लाइक, कैसे, जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उन्होंने ये बातें बोला। क्लियर है? तो ये हुआ। और फिर यहाँ उन्होंने थर्ड जो उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन दिया, एक और अपना पोस्टुलेट दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई एक एटम तो न्यूट्रल है, तो एक एटम तभी न्यूट्रल हो सकता है जब एक एटम के इनसाइड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मीन्स नंबर ऑफ जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो किसके बराबर होंगे बच्चों, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बराबर होंगे। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। तो इन्होंने क्या बोला बच्चों, न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम सिंस इट वाज फाउंड। ओके, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये पाया गया तो उसके बेसिस पे इन्होंने अपना थ्योरी दे दिया। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इनसाइड द एटम देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्लियर है? मीन्स व्हाट, मीन्स यही होगा कि भाई एक एटम अगर तभी न्यूट्रल हो सकता है जब एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रदरफोर्ड साहब थे, जो जिनका जो मॉडल था, जो एटॉमिक मॉडल था, वो किस पे बेस्ड था, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। और उसके अंतर्गत इन्होंने ये तीन तरह के कॉन्सेप्ट दिए। फर्स्ट वन इज़ द न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट, सेकंड वन इज़ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एंड थर्ड वन इज़ द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप देखो 1 2 3 4, और फिर अगर आप इसको 5 भी बोल सकते हो, 6 भी बोल सकते हो, और इसको आप 7 भी बोल सकते हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर इसको पार्ट वाइज अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दे तो हम देख सकते हैं कि 7 टाइप का वो उन्होंने पोस्टुलेट दिया। बट मेनली जो पोस्टुलेट था वो क्या था बच्चों, 3 टाइप का ही जो पोस्टुलेट था, और उसके अंतर्गत ये सारे जो हैं क्या में सब पोस्टुलेट हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हुआ। इसके बाद तो आप इसे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लियर है? या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो जैसे आपको कन्वीनियंट हो। या आपके माइंड में डायरेक्ट बैठ गया तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप इसे
नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इसे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों, इन्होंने एक और अपना ऑब्जर्वेशन जो इसके अंतर्गत दिया वो क्या था, अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक करना चाहता हूँ कि रदरफोर्ड साहब ने जो अपना एक पोस्टुलेट दिया कि भाई ये के एटम है, क्लियर है, ये एटम है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अभी इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है जिसे उन्होंने क्या बोला बच्चों, सर्कुलर पाथ। क्लियर है। तो एक्चुअली जो अपना जो हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे कि ये भी इनका ड्रॉबैक्स था, यही इनका मेन ड्रॉबैक्स था, और उन्होंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में उन्होंने कोई चर्चाएं नहीं की थी। तो हम नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब ने एक और चीज़ दिया था, एक्चुअली ये इनका इनस्टेबिलिटी था, बट हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर चलो हम एक ही ऑर्बिट बनाते हैं ताकि हमको समझने में इजी हो। क्लियर है ना। तो इन्होंने बोला कि अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, क्लियर है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे दो तरह के फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स कौन सा काम कर रहा है बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक फोर्स कौन सा काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कहाँ पे लग रहा है बच्चों, जो मीन्स आउटसाइड लग रहा है, ठीक है ना, आउटवर्ड्स की तरफ लग रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m है और इस पे और ये v वेलोसिटी से मान के चलो, यहाँ से एक v वेलोसिटी से, ठीक है ना, यहाँ से ये रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चों, Fc = mv² बाई r। अब ये r क्या है बच्चों, ये r है रेडियस न्यूक्लियस टू दैट स्पेसिफिक ऑर्बिट। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हुआ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एक उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना, आउटवर्ड्स की तरफ, और दूसरा जो बच्चों लगेगा, चूँकि ये तो ये क्या है बच्चों, ये तो निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स F = क्या हो जाएगा बच्चों, Jd² बाई r²। क्लियर, Jd² बाई r² है। जेड क्या है बच्चों, जेड इज एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर है। तो ये जो फोर्स लगेगा इनके, एक तो फोर्स ये Fc लग रहा है, ये जो फोर्स लगेगा बच्चों किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये लगेगा इनसाइड की तरफ, मीन्स Fe, ये हो गया Fe, ये हो गया Fc। क्लियर है ना। तो इसी बेसिस पे रदरफोर्ड साहब ने बोला, चूँकि एक मैंने मीन्स जो मैक्सवेल एक हमारे जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे बच्चों, उन्होंने ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने उसमें दिखाया था कि जब कभी भी एक चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा बच्चों, वो कंटिन्यूसली वो एनर्जी इमिट करेगा, और जब वो कंटिन्यूसली
एनर्जी इमिट करेगा तो उसका एनर्जी कम होते जाएगा, और जब वो कम होते जाएगा तो धीरे 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 क्या होगा बच्चों, उसका जो रिवॉल्विंग का जो पाथ है वो विथ टाइम आफ्टर रेडिएशन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली वो छोटा होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई वो, अगर हम इस केस में बात करें एटम के केस में, तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, ये एटम है मान के चलो, अब यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, अब यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी की कर रहा है, ऐसे करते 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 कहाँ पे फॉल हो जाएगा बच्चों, ये न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा अगर हम एटम के रिस्पेक्ट में बातें करें। तो यहाँ पे रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम के अंदर जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो उन पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, और जो एक दूसरे के दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको जो बैलेंस कर रहा है कौन सा फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो स्टेबिलिटी था। तो ये इनका मेन ड्रॉबैक था, तो यही इनका मेन इनका ड्रॉबैक था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड साहब इसे प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि जबकि ऑलरेडी जो क्लार्क मैक्सवेल साहब थे उन्होंने प्रूफ कर दिए थे कि भाई जब कभी भी एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो कंटिन्यूसली क्या करेगा बच्चों, मीन्स एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इस तरह से उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल का एनर्जी कम होते जाएगा, और फिर उस जो रिवॉल्व करने का जो पाथ है वो धीरे 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 छोटा होते जाएगा, और विथ इन केस ऑफ एटम वो क्या होगा बच्चों, वो एक आकर अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसे रदरफोर्ड साहब ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये इनका मेन ड्रॉबैक था। फिर हम लोग एक और ड्रॉबैक देखेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मीन्स एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे, मीन्स उनका अरेंजमेंट एटम के अंदर कैसे अरेंजमेंट, एनर्जी लेवल क्या है, इस सब के बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। तो ये दो चीज़ें उनका मेन लिमिटेशन था, ठीक है ना। तो मैंने ये यहाँ पे लिमिटेशन बोलेंगे, वहाँ पे वो ड्रॉबैक बोलेंगे। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो फर्दर हम लोग पढ़ेंगे हम रदरफोर्ड्स ड्रॉबैक एंड देन विल सी बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में होगा। चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।